इस वीडियो श्रृंखला में हम सभी समय के सबसे दुष्ट तानाशाहों, हत्याओं की संख्या के क्रम में को कवर करेंगे। माओ जेडोंग एक चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक सिद्धांतकार और कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नेतृत्व किया था। विवादास्पद होते हुए भी माओ को व्यापक रूप से राष्ट्र का रक्षक माना जाता है। चीन के इतिहास से प्यार होने के बाद मैंने 2001 में विदेश में एक सेमेस्टर किया और मेरी बातचीत में मुझे आश्चर्य हुआ कि कई लोगों ने सोचा कि माओ ने 70% से 80% अच्छे काम किए हैं। कहा जाता है कि 1949 से 53 तक अपने पहले 5 वर्षों के दौरान उन्होंने 4 से 6 मिलियन लोगों को मौत की सजा देकर या उन्हें श्रम के माध्यम से सुधार शिविरों में भेजकर व्यवस्थित रूप से मार डाला था। उन्होंने बड़े पैमाने पर दमन का आयोजन किया, निष्पादन कोटा स्थापित किया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए सत्ता हासिल करने के लिए आवश्यक इन प्रारंभिक वर्षों में अपने कार्यों का बचाव किया। उनके सामाजिक कार्यक्रम ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति अब तक की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, खराब नाम वाली पहलों में से दो हैं। पहला चीन का तेजी से औद्योगिकरण करने का प्रयास था। उनका ध्यान चीन को स्टील का प्रमुख निर्यातक बनाने पर था और इसके लिए उन्होंने सभी से इसे बनाने के लिए कहा। समस्या यह थी कि कई नागरिकों को अपने पिछवाड़े में गलाने की दुकानें बनानी पड़ी। न केवल स्टील का मूल्य कम था, बल्कि यह घर में आसपास पड़ी हर चीज से बनाया जाता था, जिसमें उनकी अपनी खाना पकाने की आपूर्ति भी शामिल थी। भोजन बनाने के उपकरणों के बिना स्टील से कोई पैसा नहीं आ रहा था और जीवित रहने के लिए कोई पैसा नहीं था। बहुत से लोग भूख से मर गए। अकेले इस कार्यक्रम का अनुमान 20 मिलियन मौतों का है। उस संख्या के बारे में सोचो। सचमुच इसके बारे में सोचो। फिर अपने आप से पूछें, इतने बुरे निर्णय के बाद आप किसी को दोबारा सत्ता में क्यों आने देंगे? खैर, उन्होंने थोड़े समय के लिए उससे शासन छीन लिया। इस बीच माओ ने समाजवादी शिक्षा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने इस अवधारणा का लक्ष्य युवा लोगों को बनाया, जो अंततः बूढ़े लोगों से सत्ता छीन लेंगे। 1964 तक इस आंदोलन का नाम बदलकर 4 सफाई आंदोलन कर दिया गया, जिसका लक्ष्य राजनीति, अर्थशास्त्र, विचारों और प्रतिक्रियावादियों के संगठन को साफ करना था। इसके परिणामस्वरूप रेड गार्ड्स का गठन हुआ, जो बुद्धिजीवियों को दंडित करने और माओ के राजनीतिक विरोधियों को बाहर निकालने के लिए संगठित किए गए थे। सांस्कृतिक क्रांति अब चल रही थी और इसका प्रमुख मिशन पुराने रीति रिवाजों, पुरानी संस्कृति, पुरानी आदतों और पुराने विचारों को खत्म करना था। माओ जिस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते थे वह यह थी कि विनाश और अराजकता पुनर्जन्म ला सकती है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों से इमारतों, पवित्र वस्तुओं को नष्ट करने, अपने बड़ों से बात करने, उन्हें दंडित करने, उन्हें अंदर करने और जो सहमत नहीं थे उन्हें मार डालने के लिए कहा। 1968 तक माओ के लिए चीजें फिर से बहुत अच्छी लगने लगी थीं और इसलिए उन्होंने एक दशक लंबे डाउन टू द कंट्रीसाइड मूवमेंट की शुरुआत की, जिसने युवा बुद्धिजीवियों को किसान बनने के लिए देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। अफसोस की बात है कि जिन लोगों को उसने वहां से खदेड़ा वे वही रेड गार्ड थे जिन्होंने उसे सत्ता हासिल करने में मदद की थी। आप किससे पूछ रहे हैं, उसके आधार पर मरने वालों की संख्या का अनुमान 40,000 से 7 मिलियन के बीच है। अंत में 100 फूलों का आंदोलन है, जिसके बारे में यहां संक्षिप्त उल्लेख की आवश्यकता है। माओ ने लोगों से कहा कि वे आगे आएं और उन्हें बताएं कि उन्हें चीन पर कैसे शासन करना चाहिए। बुद्धिजीवियों और उदारवादियों ने उन्हें यह बताने का मौका नहीं दिया कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर अचानक हृदय परिवर्तन में या अपने नफरत करने वालों को बाहर करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से चालाक मिशन में सरकार ने उनमें से 500,000 लोगों को सताया, जिन्हें खतरनाक विचारक माना जाता था। 1949 से 1976 तक उनकी नीतियों और राजनीतिक शुद्धिकरण के कारण 49 से 78 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई।